शुभ संध्या बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान हिंदी समाधान में। आज हम चर्चा करेंगे पद परिचय पर, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः बच्चे इसी में दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो आज हम इसको सरल भाषा में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं उमेश चंद तिवारी। पद परिचय, सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। कौन कौन से पद परिचय, किन किन पदों का परिचय हमें देना है, ये पद कितने प्रकार के होते हैं और वाक्यों में कैसे प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले हम आपको संक्षेप में ये बता दें कि पद क्या होता है। बच्चों, जब कोई शब्द एक स्वतंत्र इकाई होती है और जब वह किसी वाक्य में अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो वह एक पद की हैसियत से प्रयुक्त होता है। यह पद व्याकरणिक आधार पर कई रूपों में होता है। जैसे पहला है विशेषण पद परिचय के बारे में हम जानेंगे। विशेषण के भेद कितने होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण होता है, एक संख्यावाचक विशेषण होता है, एक परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक सार्वनामिक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताए, उसकी क्वालिटी बताए। संख्यावाचक वह विशेषण होता है जो संख्या बताए, गणना बताए। परिमाणवाचक वह विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताए। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जिनकी रचना सर्वनाम से होती है। दूसरा है लिंग। लिंग हिंदी में दो होते हैं, हालांकि संस्कृत में तीन होते हैं। एक नपुंसक लिंग जुड़ता है, लेकिन हमें हिंदी में बात करनी तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसका विशेष ध्यान देना है। वचन, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, लेकिन हिंदी में हमें एक वचन और दो बहुवचन पे ध्यान देना है बस। एक विशेष से होता है, विशेषण का ये भाग है, विशेषण और विशेष। विशेष वह है जो जिसकी विशेषता विशेषण बताता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात कोई भी संज्ञा सर्वनाम हो सकता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देके समझाया गया इसमें। मैंने नई पुस्तकें खरीदी। मैंने नई पुस्तकें खरीदी, तो इसमें नई का जो रेड है, लाल कलर से है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो नई को हम कैसे पहचानेंगे, इस पद जो है नई, इसका परिचय कैसे देंगे। सबसे पहले ये पुस्तकें खरीदी, पुस्तक का ये गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। पुस्तक कैसी है, पुरानी है, नई है, अच्छी है ना, काली है, गोरी है, लाल है, पीली है। तो पुस्तक की क्वालिटी या गुण बता रही है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हुआ, पहली चीज। दूसरा, लिंग कौन सा है इसका, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो नया पुल्लिंग होगा और नई पुस्तक है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। बहुत अच्छा। पुस्तकें बहुवचन है, तीसरा जो पद परिचय है। पुस्तकें खरीदी, अगर केवल पुस्तक खरीदी लिखा होता तब यहाँ पर एक वचन होता, परंतु नई पुस्तक खरीदी, लेकिन यहाँ पर पुस्तकें हैं तो पुस्तकें चूंकि बहुवचन है इसलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। और पुस्तकें विशेष संज्ञा। तो इतना पद परिचय है इस नई शब्द का। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्रिया का पद परिचय। क्रिया कितने प्रकार की होती है और क्रिया के भेद कितने होते हैं और कैसे कैसे रूपों में क्रिया प्रयुक्त होती है। अकर्मक क्रिया एक होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक पूर्वकालिक क्रिया होती है, एक नामधातु क्रिया होती है।
अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहती है। प्रायः ये आपको भाववाच्य वाक्यों में भाववाच्य में मिलेगी। दूसरा है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, जैसे राम साइकिल से स्कूल जाता है और राम जाता है। राम जाता है अकर्मक क्रिया है और साइकिल से स्कूल जाता है, इसमें सकर्मक वाक्य है, इसे सकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक जिसमें प्रेरणा हो। एक पूर्णकालिक क्रिया होती है जिससे कार्य पूरा हुआ बताया जाता है। एक नाम धातु क्रिया होती है। तो इसमें हम बात करते हैं लिंग। एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग, दो तरह की क्रिया लिंग के दृष्टिकोण से दो क्रियाएं होती हैं, एक पुल्लिंग क्रिया एक स्त्रीलिंग क्रिया। पुल्लिंग क्रिया गया, स्त्रीलिंग क्रिया गई। वचन के दृष्टिकोण से एक वचन और बहुवचन। लड़का गया, लड़के गए, तो गया एक वचन क्रिया होगी और गया गए बहुवचन क्रिया होगी। पुरुष के दृष्टिकोण से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो यह भी देखना है। काल के दृष्टिकोण से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन काल होते हैं, आप जानते हो। मैं काम कर चुका हूं, मैं काम कर रहा हूं और मैं काम करूंगा, तो ये काल हो गए। वाच्य के दृष्टिकोण से कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन वाच्य होते हैं। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता प्रधान होता है क्रिया के दृष्टिकोण से। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के आधार पर लगती है और भाववाच्य में क्रिया भाव के आधार पर लगती है। उसके बाद दूसरा है अंतिम है संबंध, कर्ता और कर्म का संकेत। क्या ये संबंध बता रहा, कर्ता का कर्म से क्या संबंध बनता है। तो उदाहरण के लिए एक दिया है, सेवक बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक क्रियापद है। तो इसमें बताया गया है, पहली बात ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, बात करना कोई कार्य नहीं है, तो यहाँ पे कर्म कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया कैसी है? अकर्मक है। दूसरा है सेवक बातें कर रहे हैं, तो पुल्लिंग है। कई सेवक बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं, अगर सेवक बातें कर रहा है तो पुल्लिंग वो एक वचन होता, लेकिन सेवक बातें कर रहे हैं इसलिए ये बहुवचन होगा। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष है। पूर्ण भूतकाल, बातें कर रहे थे, चूंकि कर रहे थे अर्थात भूतकाल जो है वो पूर्ण हो चुका है, इसलिए भूतकाल जो काल है ये पूर्ण भूतकाल होगा। वाच्य में ये कर्मवाच्य होगा और सेवक कर्ता की क्रिया होगी। क्लियर? तो ये आपका उदाहरण रहा, कर रहे थे इस क्रियापद का जो पद परिचय है। नेक्स्ट है, अगला है क्रिया विशेषण का पद परिचय। इसमें भेद कितने होते हैं क्रिया विशेषण के? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, एक कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है और एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। पहले क्रिया विशेषण समझ लेते हैं किसे कहते हैं। जैसे विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो क्रिया का विशेषता बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बालक धीरे धीरे चल रहा है, बालक जोर से रो रहा है। आगे चलते हैं तो रीतिवाचक संबंध, रीतिवाचक वह क्रिया विशेषण होता है जिसमें लगातार काम करता हुआ, जिसमें रीति का प्रयोग हो,
वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है जिसमें समय का जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, आजकल, अब तक इत्यादि। कालवाचक क्रिया विशेषण जिसमें समय बताए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिसमें किसी स्थान विशेष के बारे में बताए। और परिमाणवाचक जो आपका परिमाण बताए अर्थात मात्रा बताए, उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उस क्रिया से क्या संबंध है। उदाहरण के लिए मोहन सफाई धीरे धीरे कर रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे का जो पद परिचय होगा मैंने बताया है रीतवाचक क्रिया विशेषण होगा। रीत, धीरे धीरे, चलते चलते इत्यादि। कर रहा है क्रिया की विशेषता, ये दो ही पद परिचय है। ऐसे अगर रीतिवाचक या क्रिया विशेषण के विषय में आपसे पूछता है तो उसमें अगर 2 पद परिचय भी लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। अगला है संबंध बोधक का पद परिचय। अब कितने प्रकार के होते हैं संबंध बोधक के भेद जो होते हैं? समता, संग्रह, साधन, विरोध, काल, दिशा, स्थान इत्यादि। संज्ञा सर्वनाम जिनसे संबंध, अर्थात संज्ञा सर्वनाम का जिनसे संबंध है। चंचल के बिना मीनाक्षी त्रिवेंद्रम नहीं जाएगी, के बिना। तो ऐसे संबंध बोधक जब कोई शब्द किसी दूसरे पद को, कोई पद दूसरे पद को जोड़ता है तो उसको संबंध बोधक पद भी कहते हैं। के बिना जब व्यतिरेक वाचक है, संबंध बोधक है, चंचल और मीनाक्षी में एक संबंध भी बताता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक का पद परिचय। ढेर सारे ऐसे चिन्ह होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, 2 पदों को जोड़ते हैं, 2 शब्दों को जोड़ते हैं, तो उसमें इनको समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इनका भी पद परिचय बहुत ही आवश्यक है। एक संयोजक, एक विभाजक, एक कारणवाचक, स्थानवाचक और उद्देश्यवाचक के इतने प्रकार के समुच्चय बोधक होते हैं। पहला संबंध, वाक्य के उन पदों का उल्लेख जिन्हें जोड़ा जा रहा है, उसमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक कहते हैं, संबंधवाचक। जैसे मोहन फल नहीं लाया इसलिए बच्चों ने फल नहीं खाया। मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। मैंने कोट नहीं पहनी क्योंकि यह गंदी थी। लाइट इसलिए नहीं जली क्योंकि मैंने स्विच नहीं दबाया था। ठीक, तो ये सारे उदाहरण हैं आपके 2 पदों को जोड़ने वाले संबंध समुच्चय बोधक के। एक इसलिए है, समानाधिकरण, इसलिए का इसमें पद परिचय मांग रहा है, तो ये समानाधिकरण है। हाँ, एक और बच्चों ध्यान देना है, 2 प्रकार के समुच्चय बोधक होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। तो जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं वो 2 साधारण वाक्यों को जोड़ते हैं, परंतु जो व्याधिकरण वाक्य होते हैं वो एक मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, जो प्रायः मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। और समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक होते हैं वो आपके साधारण वाक्यों को अर्थात संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। तो समानाधिकरण मोहन फल नहीं खाया लाया और बच्चों ने फल खाए उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य। देखिए यहाँ भी केवल 2 ही पद परिचय दिया है। और अंत में है विस्मयादि बोधक का पद परिचय। इसमें जो वाह, आ, आहा, हुर्रा, ढेर सारे ऐसे जो विस्मय पैदा करें, आश्चर्य पैदा करें, ऐसे भी होते हैं जो हमारे भाववाचक होते हैं, भाव हमारी होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको विस्मयादि चिन्हों से प्रकट करते हैं। जैसे इसमें विस्मय, प्रशंसा, हर्ष, शोक, घृणा, भय, स्वीकृति इत्यादि कई ढेर सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए वाह, इला माँ बन गई, तो वाह यहाँ पे प्रसन्नता सूचक है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। इतना ही 2 ही लिखना काफ़ी है। तो आज के लिए
उदाहरण के लिए कुछ आप देख लीजिए जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण, धवल वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। ये एक ही वाक्य है। इसके जो जितने भी पद हैं सभी पदों का हम परिचय इस उदाहरण में लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों के। धवल, अब आपको पता होगा कि धवल चूंकि संज्ञा है तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, अगर आपको संज्ञा का भेद नहीं पता है तो आप केवल संज्ञा लिखेंगे, उसमें व्यक्तिवाचक या भाववाचक कोई संज्ञा नाम नहीं लिखेंगे, केवल संज्ञा लिख देंगे। धवल चूंकि लड़का है इसलिए दूसरा पुल्लिंग है, दूसरा पद परिचय। धवल एक ही लड़का है इसलिए तीसरा पद परिचय है एक वचन। धवल खुद 10वीं में बैठा है तो कर्ता भी है क्रिया का, इसलिए कर्ता कारक है और बैठा क्रिया का कर्ता है। दूसरा है वहाँ, दूसरा पद है वहाँ, तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यहाँ वहाँ कहाँ, और बैठा है क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा, कक्षा जातिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है, एक ही कक्षा है, में परसर्ग लगा हुआ है इसलिए अधिकरण कारक है और बैठा है क्रिया से संबंध है। अगला पद है 10वीं, ये संख्यावाचक विशेषण है। 10वीं स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कक्षा संज्ञा की विशेषता भी बताता है। 10वीं कक्षा, 5वीं कक्षा, जो संख्यावाचक विशेषण है विशेषता ही बताता है। बैठा है ये क्रिया है तो अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग क्रिया है, बैठी नहीं है, बैठी होती तो स्त्रीलिंग होता। बैठे हैं तो एक बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पे बैठा है तो एक वचन होगा। क्योंकि यहाँ पे क्रिया एक वचन धवल के अनुसार लगी है, प्रथम पुरुष है अर्थात अन्य पुरुष है और कर्तृवाच्य है। ये भी सुंदर बात है, एक चीज और निकल के बाहर आई, क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगे इसलिए कर्तृवाच्य है और वर्तमान काल है, बैठा है। तो एक पूरा उदाहरण है और आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। आज हम विदा लेते हैं। प्रज्ञान हिंदी समाधान में आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।